जी खलील साहब, फिर अब दूसरा हिस्सा हम शुरू करते हैं। जी, ज़रूर। और अभी थोड़ा सा आप बात करेंगे मजीद आपके आर्ट की। हुँ, और मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि जो हमने पिछले हिस्से में डिस्कस किया था कि हुँ। भाई आर्ट से करने का मतलब ये है कि फिर करते क्या हो। हाँ, बिल्कुल। तो ये जब आपको एक आर्ट का शौक हुआ तो पहले मैं सोचूं जानना चाहूंगा कि आर्ट में आपका मेन थीम क्या था, आप क्यों आखिर तख्लीक करते थे। मेरा जो फ़ोकस था वो ये कि एक तो अपने आप को साबित करना, अपने आप को साबित करना। जैसे आपको मैं बताऊँ कि पाकिस्तान मिंट से मेरा तारुफ़ हुआ आर्ट के हवाले से। लेकिन आई एम सॉरी, आपके अंदर तो एक मौसीकार का भी शौक था ना, आप अपने आप को मौसीकार बना के भी कर सकते थे अपने। जी, मेरा आर्ट क्यों मेरा आखिर, ख़्याल है कि ये देखिए आर्ट तो इजहारिया आपको चाहिए था, आर्ट ये इजहारिया क्यों चाहिए था आपको। आर्ट आर्ट जो आर्टिस्ट बाय बर्थ होते हैं ना, उनका आर्ट की हर फ़ील्ड से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर होता है। मिसाल के तौर पे मैंने पोएट्री भी की, जी मैं गाता भी था, स्केचिंग भी करता था। फिर ज़िंदगी में एक वक़्त ऐसा आया कि मैंने वॉइस ओवर्स, डबिंग वग़ैरह भी की। जी। तो मेरा जो जिसे कहते हैं ना शख्सियत साज़ी जो मेरी हुई है अर्ली एज से, उसमें मेरे मामू का बड़ा रोल है। जी और मैं आपके मामू में भी आता हूँ। जी। असल में मेरे शायद मैं अपना सवाल वाज़ेह नहीं कर पा रहा हूँ। पहली किस्म में आपने कहा था कि जब मैंने बचपन में शुरू किया, हुँ, तो मैं स्टिल लाइफ़ को, नेचर को करता था। जी, तो बहुत से लोग, हर लोग हर तरीके से इज़हार करते हैं जी कि हाँ। अपने अपने शौक का, कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं। तो आपका वो जो शौक था स्टिल का और सब चीज़ों का, क्या वही बरकरार रहा या। मैं स्केचिंग में करता रहा जी। थ्रूआउट लाइफ़ और मुझे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है, मुझे लोगों में इंटरेस्ट होता है। अच्छा। ठीक है? और इस पोर्ट्रेट आर्ट जो है वो मुझे बचपन से जो है वो बहुत ज़्यादा उससे लगाव रहा क्योंकि सामने किसी को बिठा के जब आप तस्वीर उसकी बनाते हैं ना, तो आप उसके चेहरे को पढ़ भी रहे होते हैं साथ-साथ। तस्वीर बनाता हूँ तो तेरी। तो वो जो है मेरा इसका मतलब है आपको फेस दस्तशनासी रीडिंग। के साथ थोड़ा चेहरा शनासी का भी जी, शौक था। जी, जी, बिल्कुल, 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 क्योंकि ऐसा ही है। वाक़ई चेहरे ऐसे होते हैं जो कि आधी कहानी बता देते हैं। हाँ, और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि भैया अगर आप किसी महफ़िल के अंदर कुछ लोगों के सामने एक सीनियर प्रोफ़ेसर की तस्वीर रख दें, एक डाकू की तस्वीर रख दें, एक किसान की तस्वीर रख दें, हुँ, तो 90% लोग पहचान जाएँगे कि इनमें से एक पढ़ा-लिखा सीनियर दानिशर कौन-सा होगा, हुँ, डाकू कौन-सा होगा बिल्कुल, बिल्कुल, और दानिशर, तो ये तो बिल है। बिल्कुल। वैसे आपको पता है, ये चेहरा शनासी के शौक मुझे भी था अच्छा! और मैं पिटा था बुरी तरीके से। अच्छा, जब ओके। मैंने ये चेहरे पढ़ने शुरू किए जी, किताबों से कि इसका क्या मतलब होता है, तो मुझे एक दफ़ा बस में सफ़र करते हुए बड़ा एक मख़सूस किस्म का चेहरा नज़र आया। ओके। उसके फीचर्स, उसके कान, उसके नाक, सब कुछ थे। तो मैं, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं मबहूत हो गया, तो मैं उसके चेहरे में मबहूत हो गया। एक हाथ से डंडा पकड़ा हुआ, उसके चेहरे को देख रहा हूँ, हर चीज़ को इंटरप्रेट कर रहा हूँ। होश भी तब आया जब उसने दोनों हाथ से मेरा गिरबान पकड़ा, एक रख के दस दी और एक रख के दस दी, ये कोरे जा रहा है, कोरे जा रहा है, मसला क्या तेरे साथ? फिर मैंने चेहरा शनासी तौबा कर ली कि नहीं भैया, ये पिटाई बड़ी होती है चेहरा शनासी में। मुझे अभी कुछ अरसे पहले की बात है प्रिंस करीम आगा खान मरहूम जो हैं अ, उनकी मैं टाइम लाइफ के ज़माने से मैं उनकी स्केच पोर्ट्रेट वग़ैरह मैं उनकी बनाता आ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं थोड़ा-सा अपने सुनने वालों को वज़ाहत कर दूँ कि खलील नज़मी साहब न सिर्फ़ ये कि एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, बल्कि सही मायनों में ये अशराफिया के आर्टिस्ट हैं। क्यों? इसलिए कि गैर ममालिक की जो अशराफिया हैं, उनको जो पाकिस्तान के अशराफिया पेंटिंग्स तोहफ़े में देती हैं, पोर्ट्रेट्स। पोर्ट्रेट्स तोहफ़े में देती हैं, वो खलील नज़मी साहब के बनाए हुए थे। मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ, ऐसे ही। कई रॉयल फैमिलीज़ को उनके जो पोर्ट्रेट बना के दिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जी वो हाँ, आपके बनाए जी हुए हाँ, थे ये। जी हाँ। तो इस हवाले से खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, इस अल्हम्दुलिल्लाह। हवाले से आप ज़िक्र कर रहे थे अभी प्रिंस करीम आफ़ा खान का। तो मैं ज़िक्र यूँ कर रहा था कि जो आर्ट करने के लिए अब जैसे आगा खान साहब की एक बहुत मुस्कुराती हुई ऑफ़िशियल पोर्ट्रेट इश्यू हुई थी। अच्छा। वो कैप लगाए हुए, ऊँची-सी कैप होती है। जब मैं उसको कार्व कर रहा था तो उनकी जो स्माइल थी, जो फीलिंग थी, उसको कैप्चर करने के लिए हो! मैं उनकी तस्वीर बनाते हुए बिल्कुल मुस्कुरा रहा था।
जैसे वो मुस्कुरा रहे थे उस तरह से मैं मुस्कुरा रहा था कि मैं मतलब फीलिंग जो है उसको फील कर सकूं किस। तो वो खैर वो खलील बना साहब, तो आप शायद वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी रहे हैं, इस पे हम तफसील बात करेंगे। तो ये हाँ मुस्कुराहट पे मुझे याद है कि ये मुस्कुराहट भी अजीब गरीब मीडियम है कि जी आपने कहा कि मैं तस्वीर को कार्व करते हुए मुस्कुरा रहा था। जी, वो और मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। यकीनन वॉइस ओवर वही चीज होती है जहाँ पे फनकार जो है उसको मुस्कुराते हुए कोई जी हाँ बात कर रहा हो, जी तो जी उसकी आवाज दिल से निकलती है। जी सही हाँ। बात ये। तो वो जो तस्वीर थी ना, क्योंकि मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। हाँ, अब मिसाल के तौर पे आपने मैं फिर किसी रोते हुए बच्चे की तस्वीर को अगर बनाऊंगा तो मैं अपना मुंह बसूरता हुआ, पता नहीं मेरे लिए होगा, हो सकता है और हाँ दूसरे हाँ जो हाँ, आर्टिस्ट हो उनके लिए ये चीज मैटर ना ये करती बिल्कुल हो। एक नई चीज है। हाँ, तो मेरा ये है कि अगर कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा है, कोई संजीदा चेहरा है, तो मैं संजीदा होकर तस्वीर बनाता हूँ उसकी। तो आगा खान साहब की जब मैं तस्वीर बना रहा था तो मुझे जो टाइम लगा उसके बाद, तो जब मैं फिनिशिंग पे था तो मेरी वाइफ आई एक दिन, उन्होंने मुझे देखा, फिर तस्वीर को देखा, तो कहने लगे आप तो बिल्कुल इनकी तरह फेस बना लेते हैं अपना। आप यानी सिंक कर गए हैं आप इनके साथ। हाँ, तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा सही। कि जो है वो मैंने वो अचीव किया कि किसी ने नोटिस कर लिया इस चीज को, मुझे अच्छा लगा। इसको क्या कहेंगे, मतलब एक तो ये है कनेक्शन कि कनेक्शन है ना, कनेक्शन है। ये फॉर्मिंग अ कनेक्शन विद द पर्सनालिटी दैट यू आर सही ड्राइंग। बात है हाँ, ये। आप बिल्कुल अपने आप को उसमें इससे डुबो लेते हैं। डुबो लेना चाहिए। हाँ ये अपने सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ आपको वो जी इंसियत बिल्कुल। होती है कि वो इस किस्म की आपकी बॉन्डिंग्स बन जाती हैं कि जी जैसे हाँ। वो है वैसे आप नजर आए जी हैं। जी जी जी। और तभी वो आपके जो उसके जो जज्बात हैं अंदर के, वो आपकी कार्विंग में ऊपर उभर के सामने बिल्कुल आते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो आगा खान की जो पोर्ट्रेट था, उसकी जो मुस्कुराहट थी, जो आपने बनाया था ये, जी उसकी वजह ये थी कि आप उस मुस्कुराहट को अपने ऊपर तारी कर रहे थे जी हाँ बिल्कुल। कि क्या सोच रहे होंगे मुस्कुराते जी हाँ हुए। जी हाँ जनाब, आर्ट के तो बड़े जो गरीब एंगल हैं जो मुझे आज मालूम हो रहे हैं। मुझे नहीं अंदाजा था कि इस तरीके से हमने उनका सुना था जो मंसूर का अनल हक के भी मैं खुदा हो गया। जी। लेकिन आर्टिस्ट जो है खुद अपने सब्जेक्ट में फना हो जाता है। बस वो आई डोंट नो, मतलब ये आप जो कहते हैं ना सिंक करना, सिंक्रोनाइज हो जाना किसी चीज के साथ, तो वो एक मेरा एक लंबा कनेक्शन स्पैन रहा होगा बनाने का स्कूल लाइफ शौक के बाद से लेकर एक मैच्योर्ड आर्टिस्ट तक पहुंचने में। है। तो जी इस दरमियान में आपने क्या क्या किया जो इस यकीनन 15 साल 16 साल तो लगे होंगे इस पूरे। जी, यूं समझिए कि एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट मैंने काम करना शुरू कर दिया था तकरीबन कोई 18-19 साल की उम्र से। जी। कुछ कैलेंडर्स वगैरह अच्छा। असमाए रब्बानी मैंने कार्व किए थे, उनके उनके ऊपर कैलेंडर बने। फिर स्केचेस मैंने बनाई थी बच्चों पे, एक चिल्ड्रन के नाम से एक उन्वान से एक कैलेंडर बनाया गया था, तो उसमें मेरे हाथ की रफ स्केचेस थी अच्छा। बच्चों पे, तो वो छपी थी। तो फिर ये कि जो हमारे वेल टू डू फ्रेंड्स थे, जब मैंने पोर्ट्रेट का काम शुरू किया तो उनके ऑर्डर्स होते थे, वो हम्म। अपनी अपने पेरेंट्स की तस्वीरें बनवाते थे, तो वो भी मैंने किया। मगर ये सब शादी से पहले पहले तक रहा। और फिर मैंने बताया ना कि ये जो फेज शुरू हुआ था, इसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। इस दौर में तो आप बहुत ज्यादा कमाते नहीं होंगे। कमाना, जैसे कहते हैं, कमाने पे मेरा इतना रुझान था नहीं। अपनी तनख्वाह से मेरी वफादारी रहती थी। सही। अगर मतलब मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा जो नौकरी करता है, उसको उसकी पहली वफादारी जो है वो अपनी तनख्वाह से होनी चाहिए, सही बात है। वरना लोग एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। तो मेरी तनख्वाह से वफादारी रही, और अच्छे पैसे मिले मुझे, तो मैंने इंसाफ किया पैसों से जंप आपने। किया, चला गया। मगर जहाँ तक आर्ट का ताल्लुक है, आर्ट को मैंने मतलब बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, आमदनी का ज़रिया मैंने कभी तसव्वुर किया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है। हाँ, ये और अंदाज़ था जी आपको। हाँ, और क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ थी मेरे ऊपर, घर की ज़िम्मेदारियाँ थी, वालिदैन, बहन-भाइयों की, हुँ। मतलब मेरा मेरा भी हिस्सा था उसके ज़िम्मेदारियों में।
तो इस वजह से मतलब अंदाजा तो होगा आपको कि भाई ये आर्ट के अंदर मैं उतना नहीं कमा सकता हूँ जी हाँ जितना अगर लखनऊ के टुंडा कबाबिये की मैं ब्रांच खोल लेता तो कराची में आने के बाद, जी हाँ तो वो चलता है जितना कबाब की दुकान या जी निहारी हाँ की दुकान, जी तो हाँ 8 आदमी वो नहीं कमा सकता। जी हाँ बिल्कुल। तो बेगम आई तो उन्हें आपकी आर्ट में हौसला अफजाई की या कहा कि बस हो जाओ? बेगम ने मेरा, जब वो आई हैं तो वुड कार्विंग करते हुए नहीं देखा उन्होंने मुझे। अच्छा। स्केच करता था मैं, जैसे मैं मिसाल कैलेंडर्स के वगैरह तौर के पे लिए। लाइफ स्केच सामने बिठा के, हम जैसे ट्रेन में जा रहे हैं रावलपिंडी, मेरी ससुराल रावलपिंडी में, तो जब हम जा रहे होते थे तो रास्ते में जो मुसाफिर होते थे उनके जिसका चेहरा मुझे इंटरेस्टिंग लगता था तो उसको मैं बुला के अपने सामने बिठा के उसकी तस्वीर बनाता। तो इन लोगों ने मुझे स्केच करते हुए देखा, और बेगम की भी मैंने स्केच बनाई, और भी फैमिली में उनके, जब मैं वहाँ जाता था छुट्टियाँ होती थी मेरी 2 महीने की, तो उन 2 महीने की छुट्टियों में मैं बहुत एंजॉय करता था लोगों की तस्वीरें बना के, और प्रैक्टिस भी रहती थी मेरी। मगर ये कि प्रोफेशनली मैंने अपने आप को बिल्कुल मुनक़ता कर लिया था आर्ट के साथ, और सारी तवज्जो मेरी नौकरी पे और कारोबार पे रही उसकी शादी के बाद। खलील साहब बड़ी मदद के साथ, बात तो बहुत ज़ाती है, पर्सनल है। जब आपने बेगम को उनकी पहली तस्वीर स्केच बना के दिया था, तो उनका रद्द-ए-अमल क्या था? ये कौन है कलमुही? आपको या वो पहचान गई थी अपने आप को? मेरा ख़्याल है कि आज भी मैं तसव्वुर करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन तस्वीरों में से तस्वीर थी, और सही। वो आज भी उन्हें बहुत पसंद है। चलिए, पहचानती हैं वो कि मेरी ही तस्वीर जी, है, जी, बिल्कुल, ये किसी बिल्कुल, और की नहीं साफ़ है। साफ़ पहचानी जाती है, साफ़ पहचानी जाती है। तो लेकिन फिर उसके बाद आपको मेरा ख़्याल है गम रोज़गार की ज़्यादा फ़िक्र जी, सताई बिल्कुल, जी के। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बहुत कुछ हो गया, हाँ, ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, मैं शौक अपनी जगह पे। ज़िम्मेदारियों के मामले में मैंने गफ़लत नहीं बरती है अपनी ज़िंदगी हुँ, में। हुँ। ज़िम्मेदारियों पे हमेशा फ़ोकस रहा। एक जो कहते हैं ना, हाउ टू बी अ ड्यूटीफुल सन, ड्यूटीफुल फादर, अ ड्यूटीफुल हस्बैंड, इस पे मेरी तवज्जो रही है हमेशा। उसकी वजह बताऊँ मैं आपको? हुँ। आपने अभी पिछले समय बात की थी कि आपने अपने वालिद और वालिदा को बेपनाह मोहब्बत करने जी वाला हाँ, जोड़ा देखा जी गया है। हाँ। तो ये सब चीज़ें जो आदमी बच्चे सीखते हैं, औलाद सीखती है, वो अपने पेरेंट्स को देख के बिल्कुल सीखती सही है। बात। तो ज़ाहिर है जैसे आपने अपने वालिद को देखा वालिदा से मोहब्बत करते हुए, जी तो ये हाँ। तो बड़ा नेचुरल था कि आप भी उसी तरीके बिल्कुल, की मोहब्बत बिल्कुल, करेंगे अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, बहुत जी। खुशकिस्मत तसव्वुर करता हूँ। लकी तो ख़ैर आप इस लिहाज़ से भी हैं कि जब उन्होंने देखा कि आप हसीनों नाज़नीनों के पाँव बनाते हैं, तो उसमें उन्होंने आपको पाँव बनाने की याद दे दी। वरना बहुत सी बेगमात तो फिर वो आप समझ सकते हैं। हाँ, नहीं मगर शादी के बाद जो है, वो हसीनों नाज़नीनों की तस्वीरें जो हैं वो मैंने खाल-खाल बनाई। मतलब अज़ीज़ों रिश्तेदारों की ज़रूर बनाई कि जिनसे कोई वास्ता था। हाँ, जैसे हमारी, मतलब बेगम की बहनें वग़ैरह जो हैं हाँ, उनकी सही है। तस्वीरें बनाई, मगर ये कि कोशिश करता था अवॉइड करूँ कि ऑफेंड ना हो जाएँ कि किसकी तस्वीर क्यों बना रहे हैं, क्या वजह है? बस वो ये सारा जवाब मिल गया पूरा आपके जुमले के अंदर कि हसीनों की तस्वीर बनाने में कोशिश करता था वो ऑफेंड ना हो जाए। हाँ, वो क्या क्या कहते हैं, शादी के बाद हर मर्द को एक दिफ़ाई हिकमत अमली रखनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, तो बस वो दिफ़ाई हिकमत अमली रखी। लेकिन आपकी कार्विंग का शौक तो मेरा ख़्याल है काफ़ी आगे तक गया, और अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो एक दफ़ा मेरी आपसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि कार्विंग के शौक में इस मुल्क में आपका सिक्का चलते-चलते रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। ज़रा वो किस्सा सुनाइए ज़रा? मैंने जब पोर्ट्रेट आर्ट शुरू किया, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मतलब किस लेवल का काम करता हूँ, मेयार क्या है मेरे काम का। और ये पता था कि ये मेडालियन पोर्ट्रेट्स हैं, रिलीफ में जो कार्व कर रहा हूँ, इनसे सिक्के वगैरह की मोल्ड बनाया जा सकता है। हुँ। तो कायद-ए-आज़म का एक सिक्का इश्यू हुआ था ₹1 का, तो वो स्कल्पचर बहुत अच्छा और बहुत बड़े, बहुत मारूफ आर्टिस्ट हैं, उनके हाथ का बनाया हुआ था। मगर वो मेडालियन पोर्ट्रेट नहीं थी। हुँ। मेडालियन पोर्ट्रेट जो है उसके कुछ समझिए कि उसके कुछ ज़ाब्ते हैं। तो उन ज़ाब्तों पे वो पूरी नहीं उतर रही थी। टेक्निकली वो कायद-ए-आज़म जैसी तो लगती थी तस्वीर के, जिना कैप पहनी हुई है, साइड हुँ। पोज़ है, मगर ये कि कायद-ए-आज़म लगते नहीं थे वो बहुत। तो मुझे वो थोड़ी खटकती थी, तो मैं मास्टर ऑफ द मिंट, मैं लाहौर में था, तो मैं
उनसे मैंने टाइम लिया और मिलने के लिए गया। मैंने उनसे कहा तो वो एग्री किया उन्होंने कि हाँ, सही कहते हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो बहरहाल बात फिर उन्होंने मुझे भेजा अपने जो उनका वर्कशॉप था, वहाँ उन्होंने भेजा। तो वहाँ मैंने वो पैटर्न देखा उसका रखा हुआ, बिल्कुल नुमाया दरवाजे के सामने उन्होंने सजाया हुआ था। और बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेट है वो, यानी रियल साइज जो फुल साइज है उसमें वो बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेट है कायद-ए-आज़म की। मगर वो चीक बोन जो जैसे है वो बहुत प्रोनाउंस्ड है। तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने उनको बताया कि जी यहाँ क्योंकि एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का काम करता था, तो मुझे टेक्निकलिटीज़ का पता था कि मोल्ड बनता है तो मोल्ड में क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और सिंगल स्ट्रोक कॉइन आपने बनाना है तो किस तरह से बनेगा। खैर वो मैंने उनको फॉल्ट्स बताए उसमें, तो वो आके उन्होंने रिपोर्ट किया मास्टर ऑफ द मिंट को कि साहब ये तो जानते हैं काम को। तो वो फिर वालिद की तस्वीर मेरे साथ थी, तो वो मैंने उनको दिखाई, तो वो बहुत सरप्राइज़ हुए, कहने लगे भाई साहब आप कहाँ थे? हमें तो आपके जैसे बंदे की तलाश थी। तो खैर वो फिर उनसे बैठ के बात हुई उसी दिन, बहुत तवील गुफ्तगू हुई। मैंने कहा कि मैं कहने लगे आप हमारे लिए कुछ करें, और कुछ 10 और 20 रुपए के नए सिक्के आने वाले थे। अच्छा। तो इस मौजू पे बात हुई तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि ऐसा करते हैं कि 3 सर्कुलेटरी कॉइन्स मैं आपके लिए बनाता हूँ। एक पे तस्वीर कायद-ए-आज़म की होगी, एक पे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और एक पे अल्लामा इक़बाल साहब। तो ये हमारे फाउंडिंग लीडर्स हैं, क्योंकि बच्चों सिक्के जो है ना, वो आपके करेंसी का सबसे छोटा यूनिट होते हैं जो बच्चों के हाथों में जाते हैं। तो डेली बेसिस पे बच्चों को रिमाइंडर तो होना चाहिए कि सही बात हमारे है। लीडर्स कौन हैं। लेकिन आपकी बात से ये लगा कि सिक्कों की भी 2 किस्में हैं। एक वो जो कि सर्कुलेटरी सिक्के होते हैं जी हाँ। और एक गालिबन वो जो कि मेमोरियल होते हैं कि जी, कमेमोरेटिव कॉइन्स जी, कहलाते जी, हैं। जी, जी जी। हाँ, टू जो एक कमेमोरेट एन महदूद इवेंट। तादाद में कभी बना दिए गए। जी हाँ, जी, सही बिल्कुल, है। बिल्कुल। सही। तो मैंने उनके लिए पोर्ट्रेट बनाई कायद-ए-आज़म की, और इत्तेफ़ाक ये कि जहाँ जब पोर्ट्रेट कंप्लीट हुई है तो उनके रिटायरमेंट का टाइम आ गया, हुँ। और उन्होंने कहा कि मैं तो रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो मैंने कहा सर कंटिन्यू रखें आप प्लीज़, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि जो आप चाह रहे हैं सर्कुलेटरी कॉइन्स इश्यू करना, तो आप नहीं होंगे तो मैं नहीं समझता कि ये हो पाएगा, मुमकिन हुँ, होगा। हुँ। वो उनको बहुत भरोसा था अपने असिस्टेंट मिंट मास्टर पे। जो पता नहीं कब से उनके रिटायर होने का इंतज़ार कर रहा होगा। ये खैर ये तो होता है हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी हाँ। में। तो बहरहाल ये कि फिर उसके बाद उनके जाने के बाद हालात वैसे नहीं रहे। फिर ये हो गया कि पाकिस्तान मिंट तो लाहौर में है, खलील साहब कराची में हैं, ये कैसे चलेगा? इस तरह की बातें, नहीं इनको दे के हम कैसे कराएँगे काम? तो ख़ैर वो, मगर मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ उससे, क्योंकि मेरा बहुत जज़्बे के साथ में गया था, और मेरा ये ख़्याल था कि मैं इनके ना सिर्फ़ ये कि कमेमोरेटिव ये सर्कुलेटरी कॉइन्स बनाऊँगा, बल्कि कमेमोरेटिव कॉइन्स में भी कंट्रीब्यूट करूँगा। और मेरा क्योंकि एडवर्टाइज़िंग का बैकग्राउंड था, तो मुझे ये पता था कि मैं कमेमोरेटिव कॉइन्स को पाकिस्तान की इंटरनेशनली पाकिस्तान की शनाख्त का एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। हुँ, हुँ। मेरे पास आइडियाज़ थे, कॉन्सेप्ट्स थे। तो वो सारे जो मेरे ख्वाब थे वो जब टूटे, तो फिर मुझे मैं ज़रा गुस्सा आया मुझे। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब ये जो तस्वीर है कायद-ए-आज़म की और अपना काम, अब मैं इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाऊँगा। जो बुनियादी तौर पे हाँ, अपने पाकिस्तानी सिक्के के लिए सोचा था पहले। हाँ, साबित साबित करने वाला जो शौक है ना हुँ, कि अपने आप हुँ, को साबित करके रहूँ। तो हुँ। ये एक फाइटिंग स्पिरिट थी। तो मैंने फिर उसके बाद वो पोर्ट्रेट जो थी मैंने पूरे पाकिस्तान में उसको प्रमोट किया। वो सरकारी इदारों में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लोगों ने खरीद के एज़ सूवेनियर प्रेज़ेंट किया, गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस को, अपने क्लाइंट्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कायद-ए-आज़म की वो क्या मुख्तलिफ़ आप मोल्ड से तस्वीरें। बनाते हैं या जी, हर पहले यूनिट मैं अलग-अलग? लकड़ी पे कार्व करता हूँ। अच्छा, लकड़ी जो है वो मेरा, और ख़ास तौर से देहार वुड जो है, वो मेरा फ़ेवरेट मीडियम है। ठीक। तो उसके ऊपर मैं मास्टर उसका बनाता हूँ, हुँ, और उसके बाद उसका पैटर्न बनता है, और पहला पैटर्न जो होता है उसके अंदर वुड का टेक्सचर आता है। हुँ। तो फिर उससे जो पीस निकलता है उसको फिनिश करके स्मूथ किया जाता है, और फिर उससे मास्टर मोल्ड बनाया जाता है। फिर मास्टर मोल्ड से आप उसको मैस प्रोड्यूस कर लेकिन सकते ये हैं। मास्टर मोड तो वुड का नहीं होगा, ये तो किसी और चीज़ का हो ये जैसे फाइबर ग्लास का।
फाइबर ग्लास में। जी हाँ, जी। जी हाँ, तो उससे फिशें बनती हैं। जी हाँ, उससे फिर मैस प्रोडक्शन होती है उसकी। जी हाँ। और जो नॉर्मली इसके लिए अब जो फाइबर ग्लास का मोल्ड हो गया, लेकिन आपका मीडियम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह होता है क्या होता फाइबर है? ग्लास, फाइबर ग्लास। अच्छा, फाइबर प्लास्टर ग्लास के मोल्ड में फाइबर ग्लास ही का वो। जी हाँ, सॉलिड फाइबर में बनाता हूँ मैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की लाइफ नहीं होती, टूट जाता है, खराब हो जाता है। मगर ये कि आपने फाइबर ग्लास में बना दिया सॉलिड फाइबर में, तो वो बहुत चलता है, मतलब दिहाइयों चलेगा वो। तो काइज़न के पोर्ट्रेट के अलावा भी कोई कॉर्पोरेट लोगोज वगैरह आपके जो मकबूल हुए हों इसमें, फाइबर ग्लास में? जी, मैंने कायद-ए-आज़म की तस्वीर के अलावा मैंने, क्योंकि पोर्ट्रेट से मेरा लगाव था, तो मैंने पोर्ट्रेट ही बनाई ज़्यादा। कैलीग्राफी भी की मैंने लकड़ी पे, रिलीफ में मैंने कैलीग्राफी भी की और वो बहुत महदूद काम किया। लोगोज़ भी बनाए मैंने कंपनीज़ के, और जैसे कराची में डीएचए है, उसका लोगो मैंने वुड पे 3D में कार्व किया। अच्छा। तो बहुत पसंद आया उनको। उसके बाद उन्होंने बड़ी पोर्ट्रेट का ऑर्डर प्लेस किया मुझे, डीएचए ने, जबकि उनके कॉन्फ्रेंस रूम में लगी हुई है। तो बहरहाल मैंने फिर हेड ऑफ स्टेट्स की तस्वीरें बनानी शुरू की, और मैंने जैसे आपसे ज़िक्र किया कि मैं चाहता था कि मैं सिक्कों को ज़रिया बनाऊँ पाकिस्तान की कम्युनिकेशन का। इमेज बिल्डिंग के लिए। जी, बिल्कुल, हाँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब मैं पोर्ट्रेट्स को पाकिस्तान और जो दोस्त ममालिक हैं, उनमें दोस्ती भाईचारा बढ़ाने के लिए एज़ अ टूल इस्तेमाल करूँ। तो मैंने बहुत मोहब्बत से हेड ऑफ स्टेट जो है हमारे, ख़ास तौर से जीसीसी कंट्रीज़ के जो जी, जी, हेड ऑफ जी, जी, स्टेट्स जी, हैं, जी। उनकी तस्वीर बनानी शुरू की। हुँ। तो जो हमारे जनरल बाजवा साहब के ज़माने में पहली दफ़ा मेरा काम मुतारिफ़ हुआ जीएचक्यू में, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो उनको बहुत पसंद आया। मेरी हैंड क्राफ्ट पोर्ट्रेट जो है वो उन्होंने बहरीन के जो अमीर हैं, किंग हैं बहरीन के, हमद, उनको उन्होंने एज़ अ सोवेनियर प्रेज़ेंट की अपनी तरफ से। एक यहीं पे इसको रोकते हैं, लेकिन रोकने से पहले मैं एक सवाल आपसे लाज़मी करूँगा कि अब जब आप बात कर रहे हैं जिस कंट्रीज़ के शेखों की आपने पोर्ट्रेट बना के दिए, घड़ियाँ तो मिली होंगी उधर से। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो घड़ी आपको मिली या पेश करने वाले को मिली, पेश करने और वाले जिसको मिली उसने तोशाखाने जमा कराई कि ना कराई। ये जो है गौरतलब है। कम से कम अपनी हद तक आप कह सकते हैं कि साहब मुझे नहीं मिली, लिहाज़ा हाँ। मैंने तोशाखाने जमानी जी, कराई। जी, मैं तोशाखाने की इंक्वायरी का ज़िम्मेदार नहीं। तो और ना उसको देने का पाबंद हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। घड़ी मिली? नहीं, चलें भई, एक तो मामला है। मतलब घड़ी नहीं मिली, मगर टाइम से पैसे मिल गए मुझे। मुआवज़ा मिल गया मुझे अपने चलें, काम आप इसको यहीं पे रोकते हैं, फिर अगली किस्त में दोबारा इंशाल्लाह।